हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 12 जनवरी 2024 के बनने वाले सारे शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो बहुत ही डिटेल में वीडियो होने वाली है, तो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आज की वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं एक दिन पहले का, तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 10 जनवरी 2024 को पीएम मोदी जी ने गांधीनगर गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिट की मेजबानी पहली बार करने जा रहा है भारत। जुलाई में ये मेजबानी होगी। गैब्रियल अटल ये फ्रांस के बन गए हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री। और डीआरडीओ ने अभी उग्रम नाम से एक स्वदेशी असाल्ट राइफल बनाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में एससी एसटी कम्युनिटी के छात्रों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगी श्री शुरू किया गया है। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य बनकर के उभरा है उत्तर प्रदेश। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि बसो राजू एस इनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नया सचिव यानी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लगातार 3 वर्षों तक नंबर 1 वैश्विक गंतव्य का खिताब हासिल करने वाला पहला शहर बना है दुबई। लगातार तीसरी बार ये टॉप पर रहा है। यूरोपीय यूनियन के वैज्ञानिकों ने 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया है। और अभी दोस्तों पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित बहुत ही फेमस संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था, पूरा क्लास लिया था और आज इसका रिवीजन किया है हम लोगों ने। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, फ्री क्विज अगर चाहिए, फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करो। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों आज यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों महान दार्शनिक तो थे ही और विचारक थे ही, साथ ही साथ हम युवाओं के लिए ये हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहे। तो आज इनकी जयंती है और इनकी जयंती पर मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो याद रखना 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया था कि 12 जनवरी में आप 8 महीने और जोड़ देना तो हो जाएगा 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस। भूलना मत, विश्व युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है जी। अच्छा, कब से मनाया जाना शुरू हुआ? ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में बन चुका है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? 1985 से। घोषणा 1984 में हुई थी कि अब से 12 जनवरी को हम लोग मनाएंगे इनकी जयंती पर। तो पहली बार मनाया गया 1985 में। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। एक्चुअली में ये अपने गुरु के नाम पर ये मिशन शुरू किए थे। रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे और उन्हीं की याद में इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में और बचपन का इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है जी। अच्छा, अब हम लोग आगे आज ही की क्लास में जानेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में, तो वेट कीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर देख लो कुछ महापुरुष कौन कौन से हैं जिनकी जयंती या पुण्यतिथि या जिनकी याद में कोई दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पेज है। तो देखो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया ही जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। वैसे शहीद दिवस 2 बार मनाते हैं हम लोग, एक 23 मार्च को भी मनाते हैं, है ना। चलिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं सर मोक्षगुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। और इन्हीं की पुण्यतिथि पर मनाते हैं समर्पण दिवस, जो कि होता है 11 फरवरी को। ठीक है ना, समर्पण दिवस भी याद रखना, हो सकता है यहाँ दिया भी हो आगे। चलिए
2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री की जयंती पर। 14 नवंबर को बाल दिवस प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की याद में उनकी जयंती पर। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर। 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। क्लियर है जी। इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप याद रख लो। ये मैं आपको रिवीजन हमेशा अक्सर कराता रहता हूँ, तो याद भी हो जाएगा अगर आप डेली कंटिन्यू करते रहोगे तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये साल में 2 बार जारी किया जाता है। साल में 2 बार, ठीक है ना, जारी किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, एक जनवरी में जारी होता है और एक बार ये लोग जुलाई में जारी करते हैं। ठीक है, तो जुलाई और जनवरी में 2 बार जारी करते हैं, जुलाई में। ठीक है जी। तो कई कई बार क्या होता है कि डाटा चेंज आपको मिलता है। हालांकि इस बार रैंक भारत की वही है जो पुरानी थी, तो इसलिए आपको भारत के पर्सपेक्टिव में तो आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप 6 महीने पहले वाला पढ़ रहे हो कि या साल भर पहले वाला पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अपडेट होते रहना है आपको हर 6 महीने पर। फिलहाल यहाँ हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 80वें स्थान पर। तो भारत को कितने देशों का वीजा एक्सेस है? भारत 62 देशों का फ्री वीजा एक्सेस है, भारत के पास फ्री वीजा एक्सेस है। अब इससे पहले कुछ और डिटेल बताऊं, फटाफट से कुछ पॉइंट्स हैं उनको जान लो। जैसे ये वीजा क्या होता है, ये पासपोर्ट क्या होता है, और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है। देखो, पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास ये रहा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप भारत सरकार से ये अनुमति ले सकते हो कि आप देश के बाहर कहीं और जा सकते हो और आप भारत के नागरिक हो। ठीक है जी। और वीजा ये वो डॉक्यूमेंट है जिस देश में आपको जाना होता है, उस देश से आपको परमिट लेना होता है कि मैं यहाँ आ जाऊं। वो कहेगा ठीक है रुक जाओ, हम चेक करके बताते हैं। वो चेक करेगा, फिर कहेगा हाँ ठीक है आ जाओ, तुम ठीक ठाक हो। तो इस प्रकार से ये होता है। अब कई देश ऐसे होते हैं जिनके रिलेशन से फ्री वीजा एक्सेस हो जाता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट क्योंकि बनवाने में काफ़ी ज़्यादा हेडेक वाला काम रहता है, हर बार जाओगे तो हर बार बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उन देशों की सरकार जो है वो आपस में समझौता कर लेती हैं कि हमको भैया फ्री वीजा एक्सेस कर दो, कि हमारे देश के नागरिक आपके यहाँ ज़्यादा जा रहे हैं। या फिर वो देश ये सोचते हैं, जैसे किसी को टूरिज्म अपना अट्रैक्ट करना होता है, तो वो देश सोचते हैं कि भाई यहाँ से और नागरिक आ जाए, इसलिए इनका फ्री वीजा एक्सेस कर दिया जाए। तो इन सब कारणों से कुछ देश जिन पर विश्वास रहे कि भाई यहाँ से आतंकवादी नहीं आते हैं या यहाँ से ऐसे कोई इलीगल एक्टिविटी वाले नहीं आते हैं, तो उनको फ्री वीजा एक्सेस दे दिया जाता है। तो ऐसे में 62 देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ भारतीय पासपोर्ट को फ्री वीजा एक्सेस दिए हुए हैं। यानी वहां पर जाने के लिए आपको वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा। जैसे नेपाल हो गया, अभी श्रीलंका भी खुला रखा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया भर में, ठीक है ना, थाईलैंड वगैरह। तो इसलिए ये है फ्री वीजा एक्सेस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, भारत की रैंक है 80वीं। तो 80वें स्थान पर भारत उज्बेकिस्तान के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितने देशों का वीजा फ्री एक्सेस है आपके पास, इसी वजह से रैंकिंग डिसाइड होती है। अब उसमें एक ही स्थान पर कई देश हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार देखो फर्स्ट पर, हमेशा तो जापान और सिंगापुर ही आप देखते थे, इस बार देखो फर्स्ट पर 5 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इन सभी पांचों देशों के पास 194 वीजा फ्री एक्सेस है। यानी इन लोगों का वीजा है, इन लोगों का पासपोर्ट है आपके पास। मतलब अगर आप जापान के पासपोर्ट को रखते हैं अपने पास और इसका मतलब है आप वहाँ के नागरिक हैं, तो इसका मतलब है कि आप 194 देशों में बिना वीजा बनवाए जा सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पोजीशन पर दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड है, जहाँ पर 193 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड 192 वीजा फ्री एक्सेस है। ये मैक्सिमम आपको यहाँ पर यूरोपियन कंट्री ही दिखेगी। फिलहाल भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 101वें पायदान पर खड़ा है, ये भी ध्यान रखना। आगे कुछ और इंडेक्स हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी MSCI EM सूचकांक आया था, इसमें भारत दूसरे पर था।
इसको मैंने बताया नहीं, ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिया था। चलिए मैं कभी इसको कवर करा दूंगा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 49वें पर है हम लोग। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में तीसरे स्थान पर है, चाइना, अमेरिका चाइना के बाद। कर्मचारी की वेल बीइंग यानी भलाई की ग्लोबल रेटिंग में दूसरे पर है। और नॉर्ड लेयर की ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वें पर है। मर्सर की वैश्विक पेंशन सूचकांक इंपॉर्टेंट है, 45वें पर है। और सीडब्ल्यू की ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक में 111वें पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 47वें पर है। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी याद रखना है। इस बार हम लोगों ने एक पायदान का सुधार किया है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की? तो दोस्तों, रामलला दर्शन योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने अनाउंस किया है इस योजना के बारे में। और इस योजना के तहत ये हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या भेजेंगे। तो अभी शुरुआत में वरीयता दी जा रही है 55 वर्ष से ऊपर के निवासियों को। बाद में इनको टारगेट पूरा करना रहेगा तो फिर कोई को भी ये भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना। अब पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ क्यों क्यों चर्चे में रहा है? जैसे अभी बसवराजू एस को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को इन्होंने शुष्क दिवस घोषित किया है, ड्राई डे घोषित किया है कि कोई भी शराब वगैरह नहीं पिएगा, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अच्छा, एक और अपडेट है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ड्राई डे घोषित किया गया है और सभी स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है। ठीक है, 22 जनवरी को, तो ये भी ध्यान रखना। रमन सिंह यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। विष्णुदेव साय ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था तो उसमें से एक राज्य भी था, तो बीजेपी पार्टी की जीत दर्ज हुई थी। गोधन न्याय योजना, हितग्राहियों को 15 करोड़ रुपए जारी किए गए थे इसके तहत। गोधन न्याय योजना पूछा जाता है। हरेली त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। देखो, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में, और अगर हरेला पूछा जाए तो आप उत्तराखंड बताना। आगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ अगर आप देखोगे तो मैप में आपको इधर दिख जाएगा, ये मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर को अलग हुआ था, सन 2000 को अलग हुआ था। ठीक है ना। तो ये बना था 26वां राज्य, 26वें राज्य के रूप में ये अलग हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं जी। तो नया रायपुर इसकी राजधानी है और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरचंदन जी। गुरु घासीदास पार्क, ये एक नया नेशनल पार्क बना है, इसको भी ध्यान रखना। अचान कमार वन्य अभ्यारण्य है, इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर पहले से है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अभी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए, इसमें इंदौर एक बार फिर से टॉप पर बना हुआ है। ये पिछले 7 बार से टॉप पर बना आ रहा है। ठीक है, इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को भी चुना गया। सूरत भी ये क्लीनेस्ट सिटी रही है। तो इंदौर तो टॉप पर है ही, इस बार सूरत भी टॉप पर आ गया है। तो संयुक्त रूप से दोनों ही शीर्ष पर हैं, सबसे स्वच्छ शहर हैं। अच्छा, ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड नई दिल्ली में दिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे, अगर पूछा जाए बड़े राज्यों में या कहें बड़े शहरों में जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उस शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। और अगर 1 लाख से कम आबादी देखी जाए तब भारत का सबसे स्वच्छ शहर है सासवाड़, महाराष्ट्र, यानी छोटे शहरों में। और अगर सबसे बढ़िया सबसे स्वच्छ राज्यों की बात की जाए तो टॉप 3 राज्यों में इस बार महाराष्ट्र टॉप पर है। पिछली बार मध्य प्रदेश टॉप पर था और उससे पहले याद है मुझे छत्तीसगढ़ टॉप पर था। ठीक है, तो देखो अब ये तीनों टॉप 3 में इस प्रकार से एडजस्ट हो गए हैं जो पिछले बार के रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा शहरों में, यानी कि गंगा के किनारे बसने वाले शहरों में वाराणसी टॉप पर है और प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर क्लियर है जी। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सबसे स्वच्छ शहर से और सबसे स्वच्छ राज्य से। आगे, 18 से 21 जनवरी तक निर्धारित विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो विंग्स इंडिया 2024 एक प्रदर्शनी है वायुसेना की, एक प्रकार से कहें तो ये आयोजित किया जाएगा बेगमपेट हवाई अड्डे पर। ये एयरपोर्ट पड़ता है हैदराबाद में।
तो विंग्स इंडिया 2024 18 तारीख से 21 जनवरी तक के बीच में चलेगा हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर। किसके द्वारा? ये समझ लो भारतीय वायुसेना के द्वारा ना एक शोकेस है कि जिसमें भारत के जो आने वाले जो विमान हैं, नई पीढ़ी की विमान हैं, उनको दिखाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय विमानन जो सेवाएं हैं उनको दिखाया जाएगा। उड्डयन मंत्रालय का भी इसमें वो रहता है योगदान, ठीक है ना। तो पूरा पूरा वायुसेना नहीं कहेंगे, मतलब युद्धाभ्यास मत समझ लेना, हमारा कहने का मतलब यही है कि युद्धाभ्यास टाइप का नहीं है। ये एक पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, एक शोकेस करने के लिए एक प्रदर्शनी होगी, ठीक है जी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे, अच्छा एक और जरूरी बात देखो, महामैराथन की करंट अफेयर सीरीज जो है मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन कल क्लास ले ही रहा था मैं कि इतने में कैमरा खराब हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। और अगर मुझे लगेगा कि चलो ठीक है रिपेयरेबल है तब तो ठीक है, वरना मैं ये पीपीटी मोड पर आपको बता दूंगा सब, ठीक है। पीपीटी मोड में आपका पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। बस आपको सहयोग देना है, और क्योंकि कोशिश हमारी रहेगी जल्द से जल्द ये पूरा पूरा सीरीज खत्म करने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम लगे हुए हैं। आपका आरओ का एग्जाम तो लगा ही हुआ है, वो तो खैर चलो 11 फरवरी को है, अगले महीने। लेकिन उससे भी पहले IBASIO करके भी एक एग्जाम है, उसके भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो उनका भी एग्जाम है, तो उनसे पहले खत्म कराना है इसको। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको कंटिन्यू किया जाए, पीपीटी मोड पर ही इसको अभी कंटिन्यू करते हैं फटाफट से, और बाकी जब चीज़ें ठीक होंगी तो आपको वहाँ पर भी बताया जाएगा, ठीक है ना। और इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर भेजी जाती है महामैराथन की। तो पार्ट 1 तो हो ही चुका है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। पार्ट 2 भी आने वाला है, ठीक है, हो सकता है आज ही लो। और इसमें टॉप 1000 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं 2023 के पूरा का पूरा, तो इसको ज़रूर देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो। आगे, हाल ही में जारी ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो दोस्तों ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें इन्होंने बताया है कि देखो वैश्विक बेरोजगारी दर जो है ना, ये 5.2% होने का अनुमान है 2024 में। यानी ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 5.2%, मतलब प्रति 100 में 5 लोग जो हैं, 5-5.5 लोग वो बेरोजगार रहेंगे। अब ये ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब कि ऐसा मत समझना किसी छोटी आबादी की। अब ग्लोबली अगर आप सोचो 8 अरब से ज़्यादा आबादी है, उसमें उसका 5% बेरोजगार रहेंगे, तो वो बहुत कुछ करेंगे। कई बार बेरोजगार लोग जो है गलत दिशा में भी चले जाते हैं, तो इसलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत मायने रखती है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 नाम से ये रिपोर्ट जारी की है ILO ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें इन्होंने बताया कि 2023 में जो बेरोजगारी दर 5.1% थी, वो अब 2024 में बढ़कर 5.2% हो जाएगी। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी है, क्योंकि AI टूल आ जाने की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी कंपनियों में छटाई बहुत तेजी से कर रही हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, और ये भी एक बड़ा कंसर्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है, और अध्यक्ष इसके गिलबर्ट हैंगबो हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना। आगे, हाल ही में सेरिंग टोब्गे ये कौन सी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए मैंने आपको बताया था ना आज की क्लास में हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेरिंग टोब्गे जो है ये अभी दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भूटान में अभी प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ, और सेरिंग टोब्गे जो हैं ये बन गए हैं प्रधानमंत्री। ये इससे पहले 2013 से लेकर के 2018 तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर। तो इस बार इनका दूसरा कार्यकाल होगा जो शुरू हो रहा है 2024 से अब आगे के 5 सालों के लिए। ये 2/3 सीटें इनकी पार्टी ने जीता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है, मुद्रा होती है गुलट्रुम, और यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं ना, जिन्हें कहा जाता है ड्रग ग्याल्पो, ध्यान रखना, ड्रग ग्याल्पो या ड्रुग ग्याल्पो जो भी आप पढ़ सको, इसकी स्पेलिंग ऐसे है। तो ड्रुग ग्याल्पो जो है इसके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये इसके राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति कह लो या राष्ट्र अध्यक्ष कर लो, या यहाँ की भाषा में ड्रुग ग्याल्पो कह लो। भूटान कहाँ है?
तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और भारत का ही एक पड़ोसी देश है भूटान। भूटान वैसे गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन अब स्थिति थोड़ा बहुत सुधर रही है। भूटान से मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, है ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया किसने था, निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था भारत ने। और ये कहाँ पर है, ये भूटान में है। भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और इसको मिला था सिविल इंजीनियर्स अवार्ड। सिविल इंजीनियर्स अवार्ड मिल चुका है, इसको ध्यान रखना। भारत को समझ लो एक प्रकार से मिला, भारत के इंजीनियर्स ने जाकर के इसको बनाया था। भारत इसको पहले बनाया, फिर कुछ साल चलाया, फिर इसको वहां पर भूटान को सौंप करके अब आ गया है। तो ये क्वेश्चन बना था, यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना से। यहाँ पर कुछ पिछले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति जो हुई थी उनका हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे पराग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं सांतियागो पेना, लातविया के प्रेसिडेंट एडगर्स रिंकीविक्स बने थे, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ऑर्पो, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, पोलैंड के अगले प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली, ये ब्रिक्स से खुद को अलग किए। कुवैत के नए अमीर बन गए हैं शेख अल अहमद अल जबर अल सबा। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए गैब्रियल अटल, और भूटान के सेरिंग टोब्गे। देखो, अगर आपको ये आप पढ़ते हो और डरते हो कि ये तो मुझे याद नहीं हो रहा, बिल्कुल याद करना ही नहीं है, याद नहीं करना है इसको ना, मतलब आपको ऐसे जब जब मैं रिवीजन करवाऊं बस ध्यान से सुन लेना है। फिर क्या होगा कि जब आपके सामने ऑप्शन आएगा ना, तो आप एलिमिनेट कर लोगे बड़े आसानी से। तो इसको याद नहीं हो रहा है तो याद करना ही नहीं है, इसको लेकर के परेशान मत होना। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये काफी सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये बन गए हैं अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक। 1994 बैच के ये असम मेघालय कैडर से IAS रह चुके हैं। अच्छा, कुछ और भी नियुक्तियां की गई हैं, जैसे गृह मंत्रालय में एक नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सचिव जो थे अभी तक संजीव कुमार जिंदल, इनको अब प्रमोट करके अतिरिक्त सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये प्रमोशन हुआ है, ठीक है ना, संजीव कुमार जिंदल का गृह मंत्रालय में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 दोस्तों ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है इस बार नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। इस बार 12 से 16 जनवरी 2024 तक ये आयोजित हो रहा है, और ये इस बार का 27वां संस्करण है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा 27, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यही छिपा हुआ है। इस बार की थीम है विकसित भारत एट 2047, युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। तो ये है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इस बार महाराष्ट्र के नासिक में हो रहा है, लेकिन पिछली बार हुआ था कर्नाटक के हुबली में, और ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी हुआ है। अभी महामैराथन की जो क्लास हुई थी उसमें फर्स्ट वाले में, क्योंकि वो 2023 का हो रहा था, तो 2023 का में बताया था मैंने, कर्नाटक के हुबली में हुआ है 26वां वाला। इस बार 27वां वाला भी हो गया है, तो याद रखना, ठीक है ना। ये तो 2024 का है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुरू किया जाता है। अब ये मत कहना कि ये नहीं बोले, ये नहीं बताए, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, समझ ली जाती हैं। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने वाईकॉम 18 के साथ कितने वर्षों के लिए साझेदारी की। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मीडिया राइट के लिए वाईकॉम 18 के साथ अगले 4 वर्षों के लिए साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, तो वाईकॉम 18 जो होगा अब इसका मीडिया राइट लेगा। मतलब इसके जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे वो वाईकॉम 18 के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकेंगे। वाईकॉम 18, आप कहोगे वाईकॉम 18 के बारे में तो हमने ज़्यादा सुना ही नहीं। जो आप जियो सिनेमा देखते हो ना, जियो सिनेमा, एक्चुअली में वो वाईकॉम 18 का ही प्रोडक्ट है। ऐसे ही वाईकॉम 18 चैनल भी है, जियो सिनेमा, जियो TV, ये सभी वाईकॉम 18 के तहत आते हैं। वाईकॉम 18 एक्चुअली में रिलायंस ग्रुप के अंतर्गत आने वाली कंपनी है। तो FIH हॉकी विश्व कप होने वाला है, जो FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर जो होगा, FIH हॉकी प्रो लीग होगा, ये सभी जो टूर्नामेंट्स होंगे अब इनको इस प्लेटफॉर्म पर देखा जाएगा। तो इसके लिए मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं 2023 से 2027 तक, किसने, वाईकॉम 18 ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से।
चलिए ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो आपको बहुत ही केयरफुली इसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? हमारे वन लाइनर से, जो कि व्हाट्सएप चैनल पर आपको दिया जाता है। इसके अलावा बुक जो है, ये देखो आज खत्म हो जाएगी बुक, आज या कल में हो सकता है समाप्त हो जाए, बिल्कुल। और ये अब रीप्रिंटिंग के लिए दी जाएगी, और रीप्रिंटिंग के लिए दी जाएगी जब, तो 3 से 4 दिन हो सकता है और भी टाइम लग जाए, तब तक आउट ऑफ स्टॉक रहने वाली है। तो आज जितने लोग जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं वो ऑर्डर कर लें, आज और कल में ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद 2-3 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आ पाएगी, तब तक दोबारा रिप्रिंटिंग के लिए दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये आप रेटिंग वगैरह जा करके देख लेना अमेज़न पर, बाकी सारा कुछ वहाँ पर लोगों ने, स्टूडेंट्स ने रिव्यू वगैरह तो अपलोड किए ही हुए हैं। 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग ही चल रही है वहाँ पर। हर एक चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। खास बातें यहाँ पर राज्यवार राष्ट्रीय घटनाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देशवार हैं, तो मतलब आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी हर एक चैप्टर आप देखो पूरा डिटेल में क्वेश्चंस हैं, उनके ऑप्शंस हैं, उनके आंसर है और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन का। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये बुक है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात की ही नहीं। कल मैंने पूछा था आपसे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है पेरिस समझौते में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का लक्ष्य रखा गया था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, आपको बताना है। जो वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में कुल कितने देश शामिल हैं, सदस्य देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में, बताना है, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। MGT ऐप इंस्टॉल कीजिए, बुक को ऑर्डर कीजिए अमेजन पर जा करके। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।